नमस्कार दोस्तों। हम लोग जब भी किसी भी देश में गरीबी या भूखमरी की समस्या सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हर देश में उसके पैसे छापने की मशीन होती है। तो जब इस तरह की समस्या होती है तो वो देश बहुत सारा पैसा छाप कर क्यों ना गरीबी और भूखमरी दूर कर दे। आप लोग भी कभी बचपन में या अब भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये बातें जरूर डिस्कस करते होंगे, लेकिन फिर लगता है कि आखिर कुछ तो वजह जरूर होगी जिसके कारण किसी भी देश की सरकार ऐसा नहीं करती है। आज हम ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब जानेंगे जो हम लोगों के दिमाग में बचपन से आते रहे हैं। कोई भी देश मनमानी से पैसे क्यों नहीं छापता, या फिर क्या होगा अगर कोई सरकार मनमाने ढंग से बहुत ज्यादा पैसे छाप दे। किसी भी देश की मुद्रा की वैल्यू ज्यादा तो किसी की कम क्यों होती है। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझना होगा। इसको अगर उदाहरण के साथ देखा जाए, अगर आपको कोई सामान बेचना है और आपने उसका दाम 500 रखा, लेकिन लेने वालों की बहुत भीड़ लग गई, उसमें करीब 1000 आदमी कतार में आ गए। कोई बोल रहा है हमें दे दो तो कोई बोल रहा है हमें दे दो, तो उस समय आप उसका दाम ज्यादा बढ़ा देंगे। और उसके बाद भी अगर लेने वालों की भीड़ लगी रही तो फिर आप उससे भी ज्यादा दाम कर देंगे। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही वजह है कि अमेरिकन डॉलर आज सबसे ऊपर है। दोस्तों, जो सवाल आपके मन में आ रहा है वही सवाल एक बार जिम्बाब्वे की सरकार के मन में आया था। क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पैसे छापकर लोगों के बीच बांट दिए जाएं। सारे लोग अमीर हो जाएंगे और सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सोचकर वो पैसे को छापकर सभी के बीच बांटने लगा। लेकिन इसका नतीजा ये हो गया कि एक बच्चे भी बहुत सारे नोट की गड्डी लेकर बाजार पहुंच जाते और एक ब्रेड के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते। मतलब इस स्थिति में पैसे की कोई अहमियत ही नहीं रह गई और ना ही इसकी कोई वैल्यू रही। इस तरह से इसका नतीजा ये निकला कि महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ गई। इसीलिए कोई भी देश ज्यादा अमीर तभी हो सकता है जब उसके पास अन्य देशों की मुद्रा ज्यादा हो, उस देश में ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपना इन्वेस्ट कर रही हो, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हो और अधिक से अधिक लोग टैक्स भर रहे हो। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था इन्हीं सब बिंदु पर आधारित होती है। अगर आप जीडीपी के बारे में भी पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी देश मनमाने ढंग से पैसे छापकर गरीबी नहीं मिटा सकता। अगर आप सबसे ज्यादा गरीब देश की लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वही देश शामिल होंगे जहां विदेशी कंपनियां कम हैं, जहां लोगों का रोजगार नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका आज सब पर राज कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सभी देशों को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, इसीलिए इसकी आर्थिक स्थिति शुरू से ही मजबूत रही और ये धीरे धीरे अपना व्यापार लगभग सभी देशों पर बढ़ाता गया, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता गया। और यही वजह है कि आज अमेरिकन डॉलर 80 को छूने की कगार पर है और रुपया की क्या स्थिति है ये तो आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, सरकार अगर पैसे भी छापती है तो गरीबी दूर नहीं होगी बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है। ये तो आपने भी गौर किया होगा कि जो सामान पहले 50 रुपए में मिलता था अब वो सामान 70 या 80 में मिल रहा है। अगर बहुत पहले जाए तो हमारे दादाजी बताते थे कि पहले 10 रुपया आदमी बाजार लेकर जाता था और उतने में ही वो थैला भर के सब्जी लेकर चला आता था। लेकिन आज की हालत ऐसी है कि 10 रुपए में कोई बच्चा भी अगर कुछ खाने पीने को रो रहा है तो 10 रुपए में उसकी भी भूख नहीं मिटेगी। अब हम समझते हैं मनी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अगर आप बहुत पुराने समय में जाओ तो उस समय लोग एक्सचेंज करके सामान लेते थे। जैसे अगर हमारे पास अनाज है और आपके पास गाय या भैंस है तो हम आपको अनाज देते हैं और उसके बदले में हमें दूध मिलता है। लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे ये सबको सही करने के लिए एक पैमाना बनाया गया। सारी वस्तुओं की मूल्य निर्धारित की गई और फिर शुरुआत हुई मुद्रा की। धीरे धीरे इसमें भी बदलाव होते गए। अगर देखा जाए तो ये भी कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन इसकी वैल्यू तब बन जाती है जब इस पर गवर्नर की मोहर लगी हुई होती है।
साथ ही वो वचन देता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। इसीलिए उसकी वैल्यू तभी तक होती है जब तक ये वचन जारी रहता है, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सरकार के द्वारा दिया गया यही वचन वापस ले लिया गया, जिसके कारण वो 1500 के नोट मात्र एक कागज बनकर रह गए। तो इस तरह से इस दिए हुए वचन पर लोग ट्रस्ट करने लगे और ये नोट इस तरह से हर देश में अपने अपने नियम और वचन के अनुसार चलने लगे। लेकिन दिक्कत तब होने लगी जब इसका व्यापार दो देशों में करना हो। अब मान लीजिए कि भारत अमेरिका से कुछ खरीद रहा है, तो जब उसे सामान के बदले रुपया अगर देगा तब तो उसके लिए ये बेकार हो गया, क्योंकि वहां तो डॉलर चलता है। और यदि अमेरिका कुछ खरीदता है और वो जब भारत को डॉलर देता है तो वो डॉलर भारत के लिए बेकार है। अब मान लीजिए कि हमने वो डॉलर ले भी लिया, तो उसके बाद जब हमें रूस से अगर कुछ खरीदना पड़े तो फिर वो भी ना अमेरिकन डॉलर लेगा और ना ही भारत का रुपया। इसीलिए एक ऐसी मुद्रा या वस्तु बनाने के लिए सोचा गया कि जो हर देश में चले। जब भी एक देश दूसरे देश से खरीद बिक्री करे तो वहां पर वो उस मुद्रा का इस्तेमाल करे। तो इसके लिए उसने गोल्ड को आधार मान लिया। अब हर देश अपने तरीके से सोने का एक मूल्य निर्धारित कर लिया। मान लिया जाए कि किसी देश ने कहा कि यहाँ पर 1 ग्राम सोने की कीमत 30 रुपए होगी, यानी अगर कोई भी आदमी 1 ग्राम सोना देगा तो उसे 30 रुपए मिल जाएंगे। और अमेरिका ने कहा कि अमेरिका में 1 ग्राम सोने की कीमत $3 रहेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत का 30 रुपया अमेरिकन का $3 हो गया, यानी कि अमेरिका का $1 भारत का 10 रुपया के बराबर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से सोने को ही आधार मान लिया गया। अब क्या हुआ कि अगर हम अमेरिका से डॉलर लेते हैं तो बाद में हम उस डॉलर के बदले सोना भी ले सकते हैं या सोना देकर डॉलर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बन गई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर भारत को दे तो दिया, लेकिन जब भारत उसके बदले उससे सोना मांगने गया तो उसके पास उतना सोना है ही नहीं। इसीलिए कोई भी देश उतना ही पैसा छापती है जितना कि उसके पास सोने का मूल्य होता है। तो इस तरह से पहले एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता था, व्यवसाय करता था। लेकिन दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका ने कई देशों को अपने हथियार बेचे और उससे बहुत सारा सोना कमाया, क्योंकि उस युद्ध के दौरान सभी देशों में हथियार खरीदने की होड़ मची हुई थी। और उसके बाद जब फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भी कई देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदे थे। तो इससे क्या हुआ कि लगभग सभी देशों का सोना अमेरिका के पास चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास था। अब क्योंकि सोना ही ट्रेड का आधार था और वही जब खत्म हो गया तो एक दूसरे देश के बीच ट्रेड करने की दिक्कत आने लगी। उसके बाद 1944 में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया। इस मीटिंग में IMF और IBRD दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें IRBD का काम था कि जो देश विश्व युद्ध में ज्यादा लॉस में गया है, जिसकी क्षति ज्यादा हुई है, उसकी मदद करना। इसी को आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और IMF का काम था कि एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके। उसी मीटिंग में तय हुआ कि जिस देश के पास गोल्ड की कमी है वो गोल्ड की जगह अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल करे। इस पर अमेरिका ने भी घोषणा कर दी, कोई भी देश अमेरिकन डॉलर लाकर गोल्ड ले सकता है या फिर गोल्ड देकर अमेरिकन डॉलर ले सकता है। वहां पर एक औंस की वैल्यू $35 रखी गई। इस तरह से सारे देश को भी ट्रेड करने में आसानी हो गई और अमेरिका हर देश की रिजर्व करेंसी बन गया। अब लगभग सभी देश अमेरिका से डॉलर देकर सोना लेने लगे, लेकिन धीरे धीरे इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ने लगा। इसीलिए 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस लिंक को हटा दिया कि अब कोई भी देश डॉलर से गोल्ड और गोल्ड से डॉलर नहीं ले सकता है। ये सुनकर पूरी दुनिया को झटका लग गया, क्योंकि बाकी देश तो इसी आधार पर अपना व्यापार कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी भी सही कर रहे थे। लेकिन तब तक सभी देशों के पास इतनी अमेरिकन डॉलर करेंसी हो गई थी कि व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से डॉलर पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी देश की करेंसी डॉलर की तुलना में कम ज्यादा कैसे हो गई। दोस्तों अब किसी भी देश के साथ जब व्यापार किया जाता है तो पहले उसकी करेंसी को खरीदा जाता है और उसके बदले फिर वो देश अपनी करेंसी को देता है, यानी कि पहले करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। अब यहाँ जिस देश के प्रोडक्ट की करेंसी की ज्यादा डिमांड रहती है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को ज्यादा रखता है। इस तरह से ये मनी वैल्यू उसकी डिमांड और वैल्यू को दर्शाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो आज अमेरिका की सबसे ज्यादा वैल्यू है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें
उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।